जय हिंद साथियों, मेरे भावी सिपाहियों। इस पूर्वांचल कैरियर कॉलेज क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल सर आप सभी भावी सिपाहियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कक्षाएं निःशुल्क आपके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें मैं यूपी प्री एग्जाम से संबंधित हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूं, जिसके पहले भी मेरी 2 या 3 वीडियो जा चुकी है, जो कि आपने बहुत ही सराहा, बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही दुलार किया। आपको बातें समझ में आई, इसके लिए धन्यवाद। उसी बिंदु में हम आज ये जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट होगा, हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने हिंदी विषय से संबंधित मैं लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं री एग्जाम वाले यूपीपी में, उनकी तैयारी तो एक प्रकार से ठीक ठाक, एक अच्छी तैयारी हो चुकी है। अब वो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस करने में जो भी क्वेश्चन जहाँ पर उनसे गलती होती है उसको नोट डाउन करके उस पर काम करें। 10-5 मिनट इस क्वेश्चन पे काम करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सेट करेंगे, देखते हैं क्या वह गलती रिपीट हो रही है। यदि गलती रिपीट हो रही है तो ऐसा न होने पाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर आपके नंबर अब बढ़ने लगे तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, और इस पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मैं इसके अलावा 6 वीडियो और लूँगा, छोटी छोटी वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला प्रश्न देखिएगा, आज हमारे हिंदी से है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। यह एक पंक्ति है, और पहली ही पंक्ति में पहला ही क्वेश्चन आपसे अलंकार पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? इस हिंदी के आज के सेशन में पहला प्रश्न जो आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं, मेरे प्यारे भावी सिपाही एवं सिपाहियों, मेरे भाई बहन, आप लोगों को तो ये तो सारी बातें पता होंगी, ये तो मुझे पता है। बस हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। कमेंट सेक्शन में एकदम छाप दीजिए और बताइए कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं। सा, हमारी बात को यदि आप हमको अभी प्लेटफॉर्म पे यूपीपी को या और किसी अन्य बैच को हिंदी अभी हम शुरू करने ही वाले हैं। यूपीपी का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद मैं हिंदी लेकर आऊँगा अपने बच्चों के लिए। उसके बाद आप लोग देखिएगा, जब एसआई की तैयारी करिएगा तब। अभी आप यूपीपी में हो जाओ, उसके बाद एसआई की तैयारी करिएगा तो हिंदी हमसे पढ़िएगा, और देखिएगा, ये देखते ही आप बता देंगे किस पंक्ति का अलंकार, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो छाया है माथे पर, यही तो आपके लिए पर्याप्त था। सा, यही सा वही हमको बता देता है कि इसमें और कुछ नहीं, कम से कम इतना तो हम समझ सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार होगा। आप देखेंगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के आकार प्रकार में, गुणों में, दोषों में तुलना की जाए, एक दूसरे से क्या किया जाए, तुलना किया जाए, कोई भी आकृति हो, कोई भी स्वभाव हो, कोई भी गुण हो, कोई भी दो वस्तुएं हो, उनकी आपस में क्या किया जाए, तुलना किया जाए, वही तो हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। मेरे लाल, मेरे शेरनियों, मेरे सिपाहियों, वही तो उपमा अलंकार होता है। आइएगा, बढ़ते हैं हम अगले क्रम में। हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। आप लोग के सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेकर उपस्थित हो गया हूं दोस्तों, मेरे सिपाहियों। छोटा कितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही है। क्वेश्चन तो गलत कर दिया है, यहाँ पर होगा छोटा कितना, यहाँ
टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है भाई, हम उसको ऊपर थोड़ा सा नाराज होना पड़ेगा किसी दिन, हमको लगता है किसी दिन नाराज हो जाएंगे तो हम सब सही हो जाएंगे। छोटा कितना अक्कड़ है माफ करिएगा या सॉरी, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, दवा खा के चले आ रहे हैं बरसात के लिए। तो आप लोग भी अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया लेकर आए हैं और बढ़िया से बताने का प्रयास करेंगे, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है इन क्वेश्चन के माध्यम से। तो छोटा कितना, ये यहाँ पर जो है रिक्त स्थान होगा, उसके बाद अक्कड़ है, फिर रिक्त स्थान, बड़ा भाई उतना ही जो है सही। तो उसमें सही विकल्प का चयन करके आपको बता देना है कि इसमें से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक भाई भर दिया जाएगा, एक मंत्र भर दिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि छोटा भाई, छोटा यहाँ पर होगा, ये नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर रिक्त स्थान होगा। जाने दीजिए, इस क्वेश्चनों को हम अलग कर देते हैं, कभी दूसरे दिन समझा देंगे, लेकिन भरना चाहे तो भर लीजिए। यहाँ पर भाई रिक्त स्थान यहाँ पर होगा, छोटा भाई कितना अक्खड़ है परंतु बड़ा भाई उतना ही, यहाँ पर क्या रहेगा, एक यहाँ पर रिक्त स्थान रहेगा, वहाँ पर मंत्र होगा, बड़ा भाई उतना ही मंत्र है। बस एक क्वेश्चन था, रिक्त स्थानों को भरना था इसमें। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने मैं उपस्थित हूँ लेकर मेरे प्यारे सिपाहियों, और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए और अपनी पहचान आज आप करा ही दीजिए कि आपकी सीट, आपका वर्दी पर आप अपना अधिकार आज सिद्ध ही कर दीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर बता ही दीजिए कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है। तीन ठे शुद्ध है, एक ठे अशुद्ध, वही जो अशुद्ध वह बता देगा और आज अपन पहचान अपने वर्दी पर अपन अधिकार एकदम सिद्ध कर देवे को यह प्रश्न के आंसर करके बताएगा। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है क्या क्या माफ करिएगा, तबीयत बहुत खराब है लेकिन क्या करूं, आपका प्रेम हमें खींच लाता है। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है मेरे दोस्तों। ये पहला विकल्प है। क्या यह शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी पहचान आपको करनी है और साबित करना है। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। दूसरा विकल्प आपके सामने रहा, बी नंबर। सी नंबर कह रहा है कि आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। चौथा विकल्प कह रहा है एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। कौन सा इसमें एक अशुद्ध है, तीन शुद्ध है, एक अशुद्ध है, और उसी अशुद्ध विकल्प को आप छांट कर कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए, तुरंत एकदम। तो मैं समझ रहा हूं आप लोग बता दिए होंगे, मैं देख लेता हूं कमेंट में जाके देख लूंगा मेरा कौन कौन भाई सही सही जवाब दिया है। इसमें एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये तो सही है भाई, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। ये तो टाइपिस्ट महोदय की गलती है। मन बंदर की भांति होता है, फिर अल्प विराम, फिर सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है, यह भी शुद्ध है। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, एकता का किला, भाई एकता में ताकत होवे करती है, सुरक्षा होवे करेगा, यह भी कथन पूरी तरह से शुद्ध रूप से लिखा गया है। लेकिन आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह ना समझ में आ रहा है कि फल आहार से कैसे अपनी आंत साफ करेगा भैया, अपनी आंख फल आहार से कैसे साफ कर लेंगे। ये शब्दों का हेर फेर विकल्प को गलत कर दे रहा है, वाक्य को अशुद्ध कर दे रहा है। पदानुक्रम, इसे पदानुक्रम त्रुटि कहते हैं मेरे लाल, मेरे सिपाहियों। कौन सी त्रुटि कहते हैं, पदानुक्रम त्रुटि। जब हम पढ़े अब हमारे पास तो समय नहीं है फिलहाल, आपको पता है सारी चीजें, ये मैं जानता हूं, आप बताएंगे भी सही। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन शेर शेरनी सबसे पहले जवाब देता है अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं, प्रश्न संख्या 4। गौ से, जो गौ है, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही। बहुवचन, आपको वचन संबंधी प्रश्न एक पूछ लिया गया है, गौ से संबंधित सामान्य बहुवचन दिए गए। गौ से न, तो आप तुरंत गलत काट देंगे। गौ से जो कहते हैं रख दिया है, आप गलत काट देंगे। गायों से, गौओं से, क्या है, गौओं से।
यही आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। हमें पता है आपकी तैयारी एकदम चरम पे है। बस आप संयम और धैर्य बनाए रखिए और स्वयं के साथ छल कपट न करिए। स्वयं के साथ छल कपट करेंगे मित्र, ये समय बार बार नहीं मिलता। हाथ मलने के अलावा और खून के आंसू रोने के अलावा और एक एक पल टाइम व्यतीत करने में आपको जो दुख दर्द होगा ना, बेरोजगारी बड़ी खराब चीज होती है। पढ़ लिख कर बेरोजगार होना एक बहुत बड़ा समाज में अभिशाप है। यही समाज के लोग उसके कारण हैं। तो दोस्तों, सीट बहुत पर्याप्त है। अब किसी न किसी कारणवश आपको परीक्षा देने का मौका एक बार मिल ही गया है पुनः, तो आप जाने मत दीजिए इसको, अपना जी जान लगा दीजिए और वर्दी पर अपना अधिकार सिद्ध कर दीजिए और उसी के साथ 5वें प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में पूरी तरह छाप दीजिए और बताइए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। ये जो इतना प्यारा सा वाक्य लिखा गया है, इसमें आपको क्या बताना है मेरे प्यारे सिपाहियों, इसमें आपको यही बता देना है कि कौन सा अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा आपको यही बता देना है मेरे दोस्तों, और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। मुझे पता है मैं इंतजार करूंगा 10 सेकेंड तक कम से कम आपके आंसर का, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, तो भैया इसमें अलंकार आपसे पूछ दिया है। अब इस 5वें प्रश्न का उत्तर आप मैं समझ रहा हूं कि लगभग लगभग लोग दे चुके हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा अलग आपको दिखने में लग रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था आपका। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, निष्कर्ष अंततः यही है, बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें अलंकार की बात की जाए तो इसमें एक होता है ब्याज स्तुति अलंकार। क्या नाम होता है? ब्याज स्तुति अलंकार। चूंकि इसके बारे में और बताना नहीं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके काम की भी चीज नहीं है, लेकिन पेपर को बहुत टफ बनाना होगा तो क्वेश्चन ला के रख देगा। आप जानते फिरते रहेंगे, थोड़ा सा आपको सहज महसूस होगा, बस इसलिए इस किस्से को रखा गया और कोई विशेष मतलब नहीं है। चलिए, 5वां प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा ध्यान से मेरे सिपाहियों, कि दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनना है कि मंतव्य के जैसा ही कोई एक शब्द हो जो दोनों का समानता, एकदम अर्थों में भी समानता रखता हो, समान अर्थ रखता हो। कौन सा वह शब्द है? कौन सा इसमें मंतव्य का पर्यायवाची है? क्या सुमति है, क्या मतद्वैध है, क्या कुमति है, क्या सम्मति है? तो यही आपको बता देना है। 6वें प्रश्न का आंसर आपको वही बता देना है कि जो है क्या मंतव्य का समानार्थी शब्द इसमें होगा। तो मेरे सिपाहियों, आप अपना पहचान क्यों छुपाते हो, सिद्ध कर दो, कमेंट सेक्शन में छाप दो इसका आंसर कौन सा इसमें विकल्प सही होगा और वर्दी पर अपना अधिकार साबित कर दो। इसमें उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया, डी वाला हो जाएगा। कौन सा? सम्मति। मंतव्य का ही समानार्थी शब्द होता है क्या? सम्मति। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की तरफ से मैं राहुल सर आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक और रख दिया हूं और आप लोग को इसका उत्तर बताना है मेरे सिपाहियों, और अपना अधिकार सिद्ध तो कर ही चुके हैं। एक बार अपना जुनून और दिखाइए, चूंकि आपके अंतर्गत बहुत सारी ऊर्जा भरी है। माफ करिएगा, तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं बना हूं आपके सामने। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वही आपको पहचान कर लेना है। व्याकरण की दृष्टि से इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? 3 अशुद्ध वाक्य हैं और एक ठू गलत है, वही बता देना है। चलिए, शुद्ध वाक्य की पहचान करिए।
विश्वनाथ अपने परिवारों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तग मकान में रहता था। इसमें तीन अशुद्ध है, एक शुद्ध है, वही जो शुद्ध है उसी की पहचान करके टिक लगा देना है। यही प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा आइए देखिएगा। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है, तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या ये सही है? कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। क्या यह शुद्ध है? गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। क्या यह शुद्ध है? ये तो एकदम ही अशुद्ध देखने में लग रहा है, आप लोग तो तुरंत पकड़ लेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे देश के सिपाहियों, इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में तत्काल छाप दो और बता दो जो है इसमें कौन सा विकल्प सबसे शुद्ध होगा। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ महानगर में एक छोटे, इसमें कई जगह है। विश्वनाथ, परिवारियों, छोटे तग, मतलब कई त्रुटियां हैं इसमें, ये तो गलत हो जाएगा। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, अल्प विराम, तो पुरुषार्थ को अपने जहां कुछ देर के लिए ठहराव हो। हम जब आप पढ़ेंगे या पढ़ेंगे क्या, आप तो पढ़ चुके होंगे, आपको परीक्षा आपका 10 दिन बचा हुआ है। विराम चिन्ह आप लोग पढ़े होंगे। उस विराम चिन्ह में एक नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? अल्प विराम का। यानी एक वाक्य यानी उपवाक्य को बोल के जब ठहराव लिया जाता है, उसी छोटे से ठहराव को, जो छोटा सा ठहराव लिया जाता है, उसके बाद तुरंत दूसरा वाक्य शुरू कर दिया जाता है। उसके बीच के अंतराल को, छोटे से ठहराव को अल्प विराम कहा जाता है। वही यह अल्प विराम का चिन्ह है। तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, यही हमारा शुद्ध वाक्य होगा। देख लेते हैं सी वाला। कई सालों से, यहाँ सालों वालों नहीं होगा, यहाँ वर्षों होगा। सीधी सी बात है, इसलिए यह गलत हो गया। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा होने को ही, तेरे को, मेरे को, ये मुंबईया भाषा जहां से आ जाए समझ लो गलत लिखा गया, वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है। अगला प्रश्न मेरे सिपाहियों, आपके सामने प्रश्न संख्या 8 पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस संस्थान से मैं पुनः एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 8वें के रूप में लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और मेरे सिपाहियों, आप लोग इसका एकदम उत्तर कमेंट में छाप दीजिए। त्रुटि जो है, कौन सा वाक्य इसमें त्रुटि? जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। निम्न वाक्यों में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, इसमें से त्रुटि कहां पर है वही बता देना है। के हाथ में है, विधाता में, विधाता जो लिखा गया है उसमें जीवन और मरण में है। इसमें ये जो वाक्य, इसमें त्रुटि कौन सी है? वही जो त्रुटियां है वही यहाँ पर लिखा गया है। सब कुछ तो लिख दिया गया, जो त्रुटियां उसमें बता देना है और उसमें कुछ करना नहीं है। इसको तुरंत मेरे सिपाही बताएंगे और अपना सिद्ध कर देंगे क्या अधिकार। चलिएगा 8वें प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। आज इसमें बताएंगे, इसमें हमारा कौन सा भाई सही उत्तर करेगा, हम उसका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले इसने सही बताया कि जीवन और मरण, यही अशुद्ध है। यही क्या है? अशुद्ध है, यही त्रुटि है इस वाक्य में। मरण होता तो एक प्रकार हम मान लेते यह शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, प्रश्न संख्या 9। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा मेरे सिपाहियों और इसका उत्तर तुरंत देने का प्रयास करिएगा। मेरे दोस्तों, मेरे शेर, मेरी शेरनियों, हिंदी न फारसी लालजी की कर इस लोकोक्ति को पूरा करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसफाल्ट हो गया है। ये प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या 9 है और 9 वाला प्रश्न में क्या है? हिंदी न फारसी, अल्प विराम, हिंदी न फारसी
लालजी की, लालजी की। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लालजी की आप यहाँ पर रिक्त स्थान रख लो, यही पूछा है। यहाँ पर रिक्त स्थान होगा, क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। रिक्त स्थान के बाद कर, वो पूरी लोकोक्ति आपको भर देनी होगी इसी में से ढूंढकर। यही जो रिक्त स्थान है वही आपको बता देना है और कुछ नहीं बताना है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर मेरे दोस्त तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए और तुरंत बता दीजिए इसका यहाँ पर रिक्त स्थान इस उक्ति में क्या भरा जाएगा। हिंदी न फारसी लालजी की बनारसी, बनारसी की बनारसी कर, हिंदी न फारसी लालजी की बनारसी कर, ये पूरी युक्ति होगी और यही हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। आपने बहुत ही सही उत्तर दिया जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी वर्दी के तरफ बहुत अच्छे दिशा में अग्रसर हैं, आप जरूर बनेंगे। और आप सभी ने सही उत्तर दिया है, आप सभी को देखकर मेरी बीमारी, मेरा दुख, मेरा दर्द दूर हो जाता है। मेरे प्यारे सिपाहियों, आप लोग जिस दिन वर्दी पहनकर आओगे उस दिन एक बार जरूर याद कर लेना अपने मन में, बस वही मेरा सबके लिए सबसे बड़ा धन होगा। अगला प्रश्न मेरे सिपाहियों आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्त करता है, कौन सा है। प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है, प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है कि कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। उस कथाकार का नाम बताना है आपको जिसने पद्मश्री प्राप्त किया हो। कौन सा सम्मान, पद्मश्री। उस कथाकार का नाम बताना है। क्या वह कथाकार हरिशंकर परसाई है, क्या महादेवी वर्मा थी, क्या मालती जोशी या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र थे। कौन कथाकार इन चारों विकल्पों में से है जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुका है, वही आपको इस प्रश्न संख्या 10वें में चुनकर बता देना है। चलिए, आपका प्रश्न संख्या 10वें का उत्तर आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। आप जो है पद्मश्री भी पाई हैं और एक महान कथाकार भी हैं। कौन, ये महादेवी वर्मा। इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कौन हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर, इसका जो है 10वें का विकल्प नंबर बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे सिपाही, मैं आपके सामने 11वां प्रश्न लेकर उपस्थित हूं और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा और अपना जो है पहचान आज स्थापित करवा दीजिए और बता दीजिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है। हमें तो बस परीक्षा के डेट का इंतजार है, हम उस दिन पेपर फाड़ देंगे। एकदम धैर्य और संयम के साथ प्रैक्टिस करते रहना। जहां पर गलती होती है, गलती अगर नहीं हो रही है तब समझ लो दिक्कत है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे राम राम इतना पढ़े हैं सब भूल गया है, ये अच्छी बात है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तब आप सही दिशा में हो, ये बात याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे सिपाहियों, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ रिक्त स्थान की जरूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों को चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए और वाक्य को पूरा कर दीजिए। इसमें दुए विकल्पवे दिख रहा है। अरे राम राम, विकल्पवा कहाँ ले गए भैया, पप्पा पप्पा, हे प्रभु, विकल्पवा कहाँ गए। चलिए कोई बात नहीं है, हम हैं आप हैं तो विकल्प, अन्य विकल्प की क्या जरूरत है। आप तुरंत इसका उत्तर ऐसे ही बता दीजिए। दो ही विकल्पों में एक मैं रख देता हूं इसमें से सी, नॉन ऑफ दीज, ये डी हो जाएगा। और ये सी आपका मैं रख दे रहा हूं उपर्युक्त दोनों। चलिए बता दीजिए रिक्त स्थान को भरकर इस 11वें प्रश्न का उत्तर आप तुरंत बता दीजिए कि 11वें प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का मेरे प्यारे सिपाहियों सबसे सटीक उत्तर अगर देखा जाए यही हमारा क्या हो जाएगा कि जिस तरह मजबूत, भैया मुझे पता है आपका उत्तर
सबसे पहले आया है, मैं आपका नाम लूंगा, लेकिन आप लोग मेरे भैया सबका उत्तर सही आना चाहिए। मेरे सिपाहियों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर बता सकते हैं, आप प्रयास करिए। मजबूत इमारतों के लिए मजबूत होती है यादें, ठीक उसी प्रकार सफलता के लिए भी साफ नजरिए, बुनियाद नजरिए की जरूरत होती है। यही आपको भर देना है विकल्प नंबर ए, यही बुनियाद और नजरिए की जरूरत होती है। तो भैया हो, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। थोड़ा सा जब प्रश्न उल्टा सीधा छप जाता है, प्रिंट में गड़बड़ी हो जाती है, तो मजा किरकिरा हो जाता है, उसके लिए माफ करिएगा। अगला प्रश्न भाई प्रिंटर महोदय हैं, जो भी कर दे रहे हैं आनंद फानंद में आपके लिए, एक प्रकार से बहुत कर दे रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। प्रश्न संख्या 12वां कह रहा है मेरे सिपाहियों, और बता दीजिए इस 12वें का आंसर कि निम्न में से सही शब्द चुनना है आपको। क्या आदर्श सही है, कारीगर प्रतिष्ठान सही है, आदर्श आदर्श सही है, जड़ या विचार सही है? आपको प्रश्न संख्या 12 का शुद्ध रूप बता देना है, कौन सा इसमें सही है। इन चारों में 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है, वही शुद्ध को आपको बता देना है। इन चारों में शुद्ध कौन है? सबसे शुद्ध है, ये आदर्श दिख रहा है, पहला नाम जो है आदर्श, ये जो आदर्श है वही रसूलपुर वाला आदर्श, बस्ती के आगे आदर्श जिसका नाम है, यही आदर्श तो सही है, यही आदर्श सही है। बकिया ये तो गलत, कारीगर मान लीजिए प्रतिष्ठा है, कारीगरों गलत लिखा है, ये तो आदर्श एकदम गलत लिखा है। जड़ विचार गलत, अच्छा सही पूछा है ना, चलिए यही आदर्श आपका सही हो जाएगा मेरे सिपाहियों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13वां देखिएगा। प्रश्न संख्या 13वां आपके सामने मैं लेकर फिर से उपस्थित हूँ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आपको समानार्थी शब्द सखा का समानार्थी शब्द बता देना है। सखा का समानार्थी शब्द क्या? सखी होगा, मित्र होगा, सूखा होगा, सुखी होगा, कौन सा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 13, सखा का पर्यायवाची आपको बता देना है या समानार्थी शब्द बता देना है। आपसे समानार्थी पूछा है, समान अर्थ वाला शब्द बता देना है कि जो अर्थ सखा देता है वही कौन सा शब्द इसमें है जो वही अर्थ वाला शब्द ही देगा, तो वह मित्र है। यही जो सखा माने होता है वही मित्र माने भी होता है। सखा माने भी दोस्त होता है, मित्र माने भी दोस्त होता है। यही हमारे सिपाही, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे भविष्य के सिपाहियों, मेरे लाल, मेरे दोस्त, आपका बिल्कुल करेक्ट, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपका इंतजार कर रहा है और पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में ये 14वां प्रश्न का जो उत्तर देगा उसे हमारी तरफ से विशेष उपहार दिया जाएगा। चलिए, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। ये जो 14वां क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण आपको पहचानना है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा भाई लेवल तो है इसका, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये जो 14वां क्वेश्चन है यह थोड़ा सा आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको शब्दों के जाल से फंसाए जाने की प्रयास किया जा रहा है। क्या इसमें संकेत वाचक व्याकरण यानी विशेषण होगा? क्या प्रत्येक बोधक विशेषण हो वाचक विशेषण होगा? क्या पूर्ण संख्यावाचक विशेषण होगा? क्या अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा? ये जो पूछा है, आटे में थोड़ा नमक डाले, मेरे सिपाहियों ध्यान दीजिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ताली बजाना चाहिए और एकदम लाइक कमेंट में एकदम छाप एकदम भरमार लगा देना चाहिए, एकदम शेयर कर देना चाहिए, दौड़ा के इतना शेयर करना चाहिए जहां देखो तहां यही क्लास दिखे। आटे में थोड़ा नमक डाले, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने, कितना प्यारा क्वेश्चन है। उपयुक्त व्याकरण पहचाने अर्थात विशेषण पहचाने व्याकरण के हिसाब से, कौन सा इसमें विशेषण होगा? तो आटा की बात हो रही है और नमक की बात हो रही है और थोड़ा की बात हो रही है, तीनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जब आप विशेषण पढ़े होंगे तो आपको एक बात बताई गई होगी, आपके जहां से भी आपने पढ़ा होगा आपको यह बात बताई गई होगी कि विशेषण में एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के प्रकार में एक परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाण जो कि माप तौल की एक इकाई का संकेत करता है, किसकी तरफ संकेत करता है? माप तौल, जिसे गिना न जा सके।
जिसे केवल तौला या मापा जा सके। तो आटा, इसको हम तौल या माप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। यह परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा, अधिक। अच्छा, फिर एक शब्द और आ गया है नमक। नमक को भी तौला ही जाता है, इसकी भी काउंटिंग नहीं की जाती है, कि अभी परिमाणवाचक की तरफ ही संकेत कर रहा है। आपको ये सारी चीजें आपके जो अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई होगी, आप लोग को पता होगा। इसमें बताना है आपको कौन सा विशेषण होगा, क्या अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, ये तो आप पकड़ लिए होंगे कि परिमाणवाचक होगा। अब निश्चित होगा, अनिश्चित होगा, कौन सा प्रकार होगा, ये आपको बताना है। अनिश्चित होगा, आटे में थोड़ा नमक डालो, ये थोड़ा कह के यही तो अनिश्चित कर दिया। एक स्पून, एक चम्मच नमक डालो, या 100 ग्राम नमक डालो, 500 ग्राम नमक डालो, नहीं 500 ग्राम न डालो, नहीं तो सब्जियां बहुत खराब हो जाएगी। थोड़ा 100 ग्राम में काम चला लो। अगर कहता 100 ग्राम, तब तो यह निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। जैसे 4 गज मलमल का, 4 गज मलमल का, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक मेरे सिपाहियों हो जाएगा। लेकिन जहां पर परिमाणवाचक शब्द हमेशा संकेत करेगा उस वस्तु पर जो जिसकी गणना न की जा सके, जिसे केवल मापा या तौला जा सके, जिसे केवल मापा या तौला जा सके, सदैव वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर ऐसी कोई विशेषण पहचान करने की बात आती है तो हम यहाँ पर पूरी थ्योरी तो पढ़ा नहीं सकते, आप लोग सब कुछ पढ़े हैं। चलिए, यह हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक, चूंकि थोड़ा सा मामला हो गया। चादर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही दर्शाता है? चादर का बहुवचन, यही 15वां प्रश्न आपके सामने मेरे सिपाहियों। मैं एक बार पुनः इस पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन या 15वां क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको चादर का बहुवचन इन दिए गए विकल्पों में से बता देना है कौन सा होगा। चलिए, 15वें प्रश्न का उत्तर आप तुरंत बताइएगा कौन सा सही होगा। तो क्या चादर चादर होगा? नहीं। चादरों नहीं, क्या होता, कोई शब्द नहीं होता। चदराओं कोनो शब्द नहीं, चादरें। जितनी भी चादरें हैं सबको कल के कल धुलने के लिए भेज दी जाए, यही हमारा सही हो जाएगा मेरे प्यारे सिपाहियों। आगे बढ़ेंगे और आपके सामने प्रश्न संख्या 16 बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है कि हमारे सिपाही बंधु हमारा सही विकल्प का चुनाव कर हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं मेरे प्यारे सिपाहियों। इन चारों विकल्पों में से किसके आगे, भाई उपसर्ग तो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, बाद में लगता है। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात की जा रही है तो शब्द के पहले लगेगा, तो किसके पहले लगकर यह सही अर्थ दे देगा वही आपको बता देना है। क्या जय के आगे अब लगा दे तो अपजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपजय हो जाएगा। हम अगर यह उपसर्ग राम के आगे लगा देते हैं, उत्तर लगा देते हैं, अब राम हो जाएगा। अपमान हो जाएगा, मन के आगे लगा दिए। रण में हम यह अप उपसर्ग लगा देंगे तो अपरण हो जाएगा। ये जो अपजय हो गया, भाई आपको अप उपसर्ग न लगाना है, उपसर्ग शब्द के आगमन लगता है जी। तो जय में लगा दिए उपसर्ग अपजय हो गया। राम में लगा दिए अपराम हो गया। मान में लगा दिए अपमान हो गया। रण में लगा दिए अपरण हो गया।
तो वही बता देना है कि किसके साथ यह सही रूप से प्रयुक्त हो रहा है। ये तो लिखे होंगे तब ही आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग तो पहले में जान गए होंगे, आप लोग को तो पहले में से इसका उत्तर पता था मेरे सिपाहियों। ये तो सत्य है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इस प्रश्न संख्या 16 का सबसे सटीक उत्तर यही आपका विकल्प नंबर सी आपका होगा। ग्रामर माने के साथ बैठी, माने के साथ बैठी अपमाने। चलिए 17वां प्रश्न आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और बताइए इस 17वें प्रश्न का उत्तर मेरे दोस्तों, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? घड़ियां गिनना का अर्थ कौन दर्शाता है? बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमजोर होना, मृत्यु का समय दूर होना। यह जो चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किस विकल्प का अर्थ, किस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि घड़ियां गिनना? वही आपको बता देना है इस प्रश्न संख्या 17 का उत्तर मेरे दोस्तों। और मेरे लालों, मेरे सिपाहियों, मुझे पता है कि इसका उत्तर आपको आता है। आप तुरंत बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस दिए हुए जो यह है कि घड़ियां गिनना यानी बहुत बेचैनी से इंतजार करना, यही विकल्प नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे सिपाहियों। आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 17 18 आपका स्वागत करना चाह रहा है और आपका स्वागत कर रहा है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है?